एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 8th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी डेट है आपकी 4 अगस्त 2021। इसमें हम चैप्टर सेकंड कर रहे हैं बच्चों, व्यापार से साम्राज्य तक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। तो क्लास 7th में आपने मुगलों के बारे में पढ़ा होगा बच्चों, जिसमें सबसे शक्तिशाली जो आखिरी बादशाह थे वो थे आपके औरंगजेब। ठीक है, 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार ने अपना क्षेत्रीय रियासत कायम कर ली। इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। तो अब क्या हुआ, जब मुगलों का शासन खत्म होने लगा था धीरे धीरे, ठीक है, तो उसके बाद अंग्रेज एक नई शक्ति की तरह उभर के आ रहे थे। ठीक है, एक छोटी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे वे इस देश की नीति निर्धारक बन बैठे। ये कैसे संभव हुआ, आइए समझे। तो जो अंग्रेज थे बच्चों, ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल राज करने के लिए आए थे, वो जस्ट एक छोटी सी कंपनी के रूप में आए थे और छोटा सा व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पूरे ही देश पे कब्जा जमा लिया था। ये पूरा जो प्रोसेस था, इसे ही हम इस चैप्टर में समझेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट करके दिया गया है कि 1600 ईस्वी जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी। ठीक है, ईस्ट की तरफ से आई थी, इसलिए इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो 16वीं ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार का चार्टर यानी कि इजाज़तनामा हासिल किया। इजाज़तनामा क्या होता है बच्चों, ये एक तरह का चार्टर होता है जिसमें कि अधिकार मिल जाता है, एकाधिकार मिल जाता है कि उनके अलावा और कोई वहाँ से व्यापार नहीं करेगा। ठीक है, तो इन्हें भी एलिजाबेथ की तरफ से चार्टर मिल गया। इसके अनुसार कंपनी को पूरब में व्यापार का एकाधिकार का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ इनको ही अधिकार दिया गया था, पूरी तरह से मिल गया। यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। ठीक है, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इजाज़तनामा हासिल कर लिया और इससे उनको ये फ़ायदा हुआ बच्चों कि उस इलाके से, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इजाज़तनामा हासिल कर लिया तो उनको ये फ़ायदा हुआ कि इंग्लैंड से कोई और कंपनी नहीं आ सकती थी। अगर कंपनी नहीं आएगी दूसरी तो क्या होगा, ये जितनी मर्जी चाहे उतनी कीमत पे सामान को बेच सकते हैं दूसरी जगह पे ले जाके, किसी तरह का इनका कंपटीशन नहीं रहेगा, तो इनको एक तरह से फ़ायदा होगा। लेकिन जो इजाज़तनामा था वो सिर्फ और सिर्फ उधर के लोगों के लिए लागू होता था। इसके अलावा तो और भी कंट्रीज़ थी, वहाँ से तो लोग आएंगे ही ना। मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर इलाका है, यहाँ से तो उन्होंने मतलब अपना वो हासिल कर लिया इजाज़तनामा, लेकिन बाकी की कंट्रीज़ को थोड़ी ना वो रोक पाए थे। तो वहाँ से तो लोग आए थे व्यापार करने के लिए, जैसे कि फ्रांस से आए थे, डच से आए थे, पुर्तगाल से आए थे। ठीक है, तो ये जो कॉम्पिटिशन था इनका इंटरनली तो ख़त्म हो गया था, मतलब उनके अपने देश का तो ख़त्म हो गया था, लेकिन वो दूसरे के देशों का नहीं रोक पाए थे। ठीक, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों जैसे कि फ्रांस, डच, पुर्तगाल को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुँचते, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। तो जब तक वो लोग यहाँ आते, उससे पहले ही जो पुर्तगाली थे वो आके गोवा में बस चुके थे। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने सूती कपड़े, रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। तो वहाँ पर अगर आप यूरोप में देखो तो वहाँ पर बाज़ार हमारे यहाँ का, भारत का क्या क्या चीज़ फेमस था, तो सूती कपड़ा फेमस था, रेशम था, इसके अलावा काली मिर्च बहुत फेमस थी, लौंग था, इलायची था, दालचीनी था। इन सारी चीज़ों की वहाँ पर बहुत मांग हुआ करती थी। ठीक है, सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी। क्योंकि कंपटीशन बढ़ने लगा, सब लोग, यानी डच वाले चाहते थे कि हम अपनी कंट्री में ले जाएं, ठीक है, गोवा वाले चाहते थे कि हम लेके जाएं, डच वाले चाहते थे हम लेके जाएं, इसके अलावा फ्रांस वाले चाहते थे हम लेके जाएं, पुर्तगाल वाले चाहते थे हम लेके जाएं। तो इसकी वजह से क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ गया तो जो प्राइस था वो भी बढ़ गया और इससे मुनाफा घटने लगा। ठीक है, बाज़ारों पर कब्जा करने की इस होड़ ने कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू करवा दी। धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। तो अब क्या हुआ, क्योंकि वो अपने सामने जो भी उनका प्रतिस्पर्धी है उसको ख़त्म करना चाहते होंगे, नहीं चाहते थे वो लोग कि
कि प्रतिस्पर्धा हो, इस तरह की वो चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो इस चक्कर में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई, और लड़ाइयाँ स्टार्ट होने के साथ ही ये लोग खुद को सुरक्षित करना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने बस्तियों को किले बंद करना स्टार्ट कर दिया। इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा, क्योंकि आपको जो इलाका है वो दिया गया है व्यापार करने के लिए, लेकिन आप किला बंद करने लगोगे तो वहाँ का जो राजा है वो तो ऑब्जेक्शन करेगा ना, उसको तो प्रॉब्लम होगी। तो यही चीज़ थी, जो राज्य का मुनाफा खोने के कारण इन व्यापारिक कंपनियों से पहले से दुखी थे। ठीक है, अब आता है उदाहरण के तौर पर बंगाल के सूबे को अगर हम देखें तो 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई। आपको याद रखना है बच्चों कि जो हुगली नदी है उसके किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री लगाई गई थी 1651 में, जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा लिया जाता था। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। जैसे उनकी फैक्ट्री है तो उसके आसपास ही बसने के लिए प्रेरित किया जाता था। उसके बाद 1696 तक आते आते कंपनी ने इस आबादी की चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली, जिसमें एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना और इसे अब कोलकाता कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी ने क्या छोटा सा अपना मतलब वो लगाया, फैक्ट्री लगाई, फिर धीरे धीरे किलेबंदी करना स्टार्ट कर दिया, फिर धीरे धीरे मतलब जो गांव थे उनको अपने हाथ में लेने लगे थे। तो इस तरह से धीरे धीरे करके वो कब्जा जमा रहे थे। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर लिया जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी। तो पहले तो उनको टैक्स भी देना पड़ता था, लेकिन अब जब से उन्होंने औरंगजेब से फरमान जारी करवा लिया उसके बाद उन्हें टैक्स देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, ना कि कंपनी के अफसरों के निजी व्यापार के लिए, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल में राजस्व वसूली कम हो गई। नतीजा बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान ने इसका विरोध किया। तो अब क्या होता है बच्चों, जब फरमान जारी हो जाता है कि ठीक है आप कंपनी जो भी व्यापार करेगी उसके लिए उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ कंपनी के लिए थी। कंपनी में अब मान लीजिए कि 4 अलग अलग ऑफिसर्स हैं, तो वो लोग इसे अपनी पर्सनल चीज़ के लिए यूज़ करने लगे कि अगर वो कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई चीज़ बेचते हैं तो वो लोग उसके ऊपर टैक्स नहीं देते हैं, मतलब वो अपनी पर्सनल चीज़ के लिए यूज़ करने लगे। तो इससे क्या हुआ, इससे मतलब जो वसूली होती थी, जो शुल्क होता था, जो टैक्स होता था, वो बहुत ज़्यादा कम होने लगा बंगाल में। तो इस वजह से वहाँ की जो नवाब थे मुर्शीद कुली खान, उन्होंने विरोध स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे बच्चों। अब इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा मिला। तो आप इसका आंसर लिखोगे बच्चों कि कंपनी को इजाज़तनामा के द्वारा पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया, यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। ठीक है, फिर क्वेश्चन सेकंड है, यूरोपीय व्यापारी भारत की किन वस्तुओं को यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे, धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा। तो आप इसका आंसर लिखोगे, यूरोपीय व्यापारी भारत में बने सूती कपड़ा, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी यूरोप में ले जाकर बेचना चाहते थे, परंतु दूसरी कंपनियों के आने के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और वस्तुओं की कीमत भी बढ़ने लगी और जो मुनाफा था बच्चों वो कम होने लगा। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपके जीवन से संबंधित किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार आपको किस प्रकार को प्रभावित कर सकता है, अपने जीवन के किसी उदाहरण के द्वारा विस्तारपूर्वक लिखिए। तो आपको कोई भी एक एग्जाम्पल लिखना है। जैसे किसी भी क्षेत्र में जब एकाधिकार होता है तो हमारे अधिकारों का हनन होने लगता है। जैसे कि लॉकडाउन का मैंने एग्जाम्पल लिखा है। लॉकडाउन के समय हमारे मोहल्ले में एक ही दुकानदार को दुकान खोलने की इजाज़त थी, जिसके कारण वह लोगों से उच्च दाम वसूला करता था, क्योंकि पूरे इलाके में सिर्फ उसको ही अलाउ है दुकान खोलने का, तो उसको जितना मन होता था उतने का सामान बेचा करता था। तो इससे क्या होता था, एक तो उसका सामान भी अच्छा नहीं था, गुणवत्ता मतलब बहुत बेकार थी, और उसका जो व्यवहार था वो भी बहुत ख़राब था, लेकिन लोगों की मजबूरी होती थी, इसीलिए उनको सामान खरीदना पड़ता था। ठीक है, तो एकाधिकार कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचाते हैं हमें बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारे अधिकारों का हनन होने लगता है, ये वाली चीज़। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।